अब इसकी कुछ चीजें समझ लें। जैसे इलेक्शन के लिए सारी सिटी को वार्ड में बांट दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे सेक्टर 1 से 5 तक वार्ड 1 हो गया, सेक्टर 6 से 11 2 हो गया, 3 हो गया, एंड ऑल दैट थिंग। और ये वार्ड ऐसे ही इलेक्शन होगा जैसे आपके एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। तो हमने वो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज किया था। तो आपने पहले स्टेट में एमपी के इलेक्शन के लिए 13 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई, फिर आपने 117 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई एमएलए के लिए। तो अब आ जाइए आप सिटी के अंदर, और आप सिटी में जितनी भी सीट्स हैं एमसीज की उतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे, लेकिन इसको कहते हैं वार्ड। और हर वार्ड में कितने भी लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन ये सिंगल मेंबर वार्ड है। एक वार्ड से एक मेंबर रिप्रेजेंट करेगा, जिसको शहर में आमतौर पे एमसी कह दिया जाता है। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमसी मेंबर ऑफ काउंसिल। क्लियर? तो इसकी कॉम्पोजिशन समझ लें। एक होगी काउंसिल, इतने काम करवाए होंगे तुम लोगों ने एमसी से। एक है काउंसिल, ठीक है। काउंसिल में सारे कौन बैठे हैं? एमसी, डिफरेंट डिफरेंट वार्ड से जो आए, एंड इट इज हेडेड बाय सर में, अरे ना, हर शे गलती नहीं करनी। इट इज हेडेड बाय मेयर, इट इज हेडेड बाय मेयर, ये याद रखिएगा। नॉट हेडेड बाय म्युनिसिपल कमिश्नर, इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, उसको हेड नहीं करता, यही मिस्टेक करवाएंगे वो। इट इज हेडेड बाय मेयर। तो अगर आपके शहर में मेयर साहब हैं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां पे, बिग सिटी है, क्योंकि मेयर की डेजिग्नेशन सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में होती है। काउंसिल या नगर पंचायत में वो कुछ ऐसे प्रेसिडेंट कुछ भी डेजिग्नेशन दे देंगे। क्लियर? ओके, नाउ इट कम्स टू, इसी के साथ होगा एक म्युनिसिपल कमिश्नर। अब ये म्युनिसिपल कमिश्नर साहब कौन है? आईएएस। तो एक आईएएस को स्पेसिफिक चार्ज दिया जाता है म्युनिसिपल कमिश्नर का। नाउ दिस कम्स विद द थियरी ऑफ ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल अपॉन म्युनिसिपैलिटीज। तो ये ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ इनसे अप्रूव कराना है या कुछ ऐसा। मतलब अगर आपको इनके काम का इमेजिनेशन करना है ऑन पेपर, तो सीईओ टाइप का है। म्युनिसिपल के बहुत सारे डिसीजंस को ये एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आती है, अगर आप प्रैक्टिकली देखें, नॉट क्वेश्चन वाइज, तो बहुत सारे हर्डल्स हैं। जैसे काउंसिल को अपने बहुत सारे काम एग्जीक्यूट करने के लिए इनके काउंटर साइन चाहिए, तो कई बार वो पावर यूज करके चेक में रखा जाता है। पर चलिए, उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो उस तरफ नहीं जाएंगे हम अभी, ठीक है। तो ये चीजें हो गई हैं। इसके अलावा एक चीज और आपको मिल सकती है, स्टैंडिंग कमेटीज। वो कुछ नहीं है, काउंसिल अलग अलग कामों के लिए कमेटी बना लेगी। कैसे करो, आप 5-7 एमसी मिलके आप शहर में पोर्टेबल वाटर की सप्लाई को देखना, आप 5-7 लोग मिलके क्लीननेस देखना, आप 5-7 लोग मिलके ट्रैफिक देख लीजिएगा। जो भी पावर म्युनिसिपैलिटीज को दी गई है ऑन द सेम पैरामीटर। हियर इट विल बी अ काउंसिल, देन देयर विल बी अ हेड जो आपस में चुना होगा, एंड देन इट कम्स टू, यहां पर पोस्ट होती है सीईओ की या ईओ की। ये भी कौन है? ब्यूरोक्रेट। जो पंचायती राज सॉरी म्युनिसिपल डिपार्टमेंट होगा उससे कर देंगे। म्युनिसिपल इंस्पेक्टर्स वगैरह आपने सुना है, स्पेशल रिक्रूटमेंट निकलती है, उनकी अपॉइंटमेंट यहां हो जाएगी। सेम एज नगर पंचायत। तो बॉडी कॉम्पोजिशन क्लियर। और इसी में वो वाली प्रोविजन भी ऐड कर लीजिए कि स्टेट चाहे बाय लॉ तो क्या कर सकते हैं, यहां पर कुछ लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जैसे कोई म्युनिसिपल कामों का एक्सपर्ट है, या लोकल एमएलए है, लोकल एमपी है, राज्यसभा लोकसभा का, या फिर एमएलए या एमएलसी है, ऐसे लोगों को यहां एक्स ऑफिशियो बना सकते हैं। जैसे चंडीगढ़ में देयर इज अ रूल, जो भी यहां से एमपी होंगे, तिवारी साहब हैं भी, तो वो एक्स ऑफिशियो काउंसिल के मेंबर होंगे। क्लियर यहां तक? ओके, चलिए सर आगे। ओके, नाउ कम टू दिस थिंग। जी, काउंसिल का हेड कौन होता है भाई? क्या? अच्छा, आप म्युनिसिपैलिटी में पूछ रहे हैं? ओके ओके,
यार पता है क्या, डिफरेंट नॉमेनक्लेचर यूज होते हैं, तभी मैंने हेड लिख दिया, कोई फिक्स नहीं है ना। तो कहीं आप प्रेसिडेंट कह लीजिए, कहीं अध्यक्ष कह लीजिए, हेड के तौर पे होगा। क्लियर? ओके। मेयर की डेजिग्नेशन, इसीलिए डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इसीलिए डिफरेंशिएट, मेयर की पोस्ट स्पेसिफिकली है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। क्लियर? ज्यादातर स्टेट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर भी मेयर की जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट है। 4 स्टेट हैं इस वक्त, जो लास्ट रिपोर्ट मैंने चेक की थी इसके ऊपर, तो आपको नोट्स में मिल भी जाएगी, जहां पर मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन, अदरवाइज इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो यार पता क्या, अब वो सब मेंस का काम है। हाँ इनडायरेक्ट, तभी तो वो हत्ता पैरा नहीं। अरे चंडीगढ़ से तो होया सी हंगामा मसीह साहब वाला, सुप्रीम कोर्ट ने सद्या से उन्होंने मुझे वोटा कैंसिल करती थी एंड ऑल दैट थिंग। क्लियर? दैट इज द थिंग, दैट इज द थिंग। चलिए अब आ जाइए सिंपल काम, रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, ड्यूरेशन, ये सब कुछ ऐसा है जैसे पार्ट 9 के अंदर है। तो भाई बताइए, रिजर्वेशन पॉलिसी इन पंचायती राज कैसे लागू होती है? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कितने परसेंट पॉपुलेशन? विमेन 1/3, एक्सक्लूडिंग द विमेन, इंक्लूडिंग। ठीक है। बैकवर्ड क्लासेस, स्टेट लॉ, तो यहां पर भी स्टेट लॉ डिसाइड कर देगा, प्लेन एंड सिंपल। देन इट कम्स टू क्वालिफिकेशन। हाँ बिल्कुल, मिनिमम 1/3, मिनिमम 1/3 इतना तो रखना पड़ेगा, इसके ऊपर बढ़ा लो। हाँ क्वालिफिकेशन सर, आज यूटी कराऊंगा इसके बाद, इसीलिए। ठीक है, डायरेक्टली सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड है, सेंटर कर देगा। एमएलए वाली सारी क्वालिफिकेशन, बस एज क्राइटेरिया 21 साल, ड्यूरेशन 5 साल, इन केस ऑफ प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन एंड रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। क्लियर? चलिए, देन सेम चीजें रिपीट हो रही हैं, अब वही सारे शब्द जो आपने पहले पढ़े। द स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्क्रिशन endow the municipality with necessary powers and authority as it enable them to function as local self government। सेम आ गया। तो वही सिस्टम के स्टेट इनको पावर देगा, स्टेट की डिस्क्रिशन है सर। एंड देन जैसे आपने पढ़ा था शेड्यूल 11, और उसमें कितने टॉपिक थे? 29 टॉपिक्स। ऐसे ही शेड्यूल 12 है और टॉपिक हैं 18 जो म्युनिसिपैलिटी को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ज्यादातर स्टेट में ट्रांसफरेंस नहीं हो रही है। अब आपकी ड्यूटी फिर से वही आ जाएगी कि आप ये लिस्ट पढ़ेंगे, 18 को टॉपिक को 4 से 5 बार देखेंगे और फिर लोकेट कर लेंगे कुछ कीवर्ड्स, ताकि ऑड वन आउट का क्वेश्चन हम हैंडल कर लें। क्लियर? ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए किसी के। आ जाइए सर आगे। टैक्सेशन पावर, सेम वर्ड रिपीट कर दिया है। क्या कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो मे बाय लॉ, अगेन डिस्क्रिशन है, तो म्युनिसिपैलिटीज को टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल कलेक्ट करने की पावर दे सकते हैं। नहीं देना चाहेंगे तो नहीं देंगे, एज पर डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट। ओके, देन कम्स स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन। पढ़ा है हमने। स्टेट फाइनेंस कमीशन के काम याद है? क्या काम है स्टेट फाइनेंस कमीशन का? हाँ जी मैम, लाउडर प्लीज। स्टेट और पंचायत के बीच में रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रांट इन एड एंड अदर थिंग्स जो माली हालत ठीक करते हो। और इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है इलेक्शन। तो ये दोनों बॉडीज जो काम पंचायत के लिए करते हैं वो म्युनिसिपैलिटी के लिए भी करते हैं। बात खत्म हुई। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? एनी डाउट? ओके, नाउ कम्स द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। अगर बिल्कुल ही वो वाली बात है ना कि सारा इंपॉर्टेंट छोड़ के अगर वाहियात क्वेश्चन ही बनाना है, तो आएंगे फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की तरफ। कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, 4 फैक्ट याद करेंगे। अंडर आर्टिकल 243 ZD, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी।
तो एक सवाल वो बोलता है ना कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कौन सी नहीं है, तो इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। अब एक चीज इमेजिन कीजिए, अभी तक आपने पंचायत और म्युनिसिपैलिटी पढ़ी है, लेकिन कहीं पर भी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का मीटिंग पॉइंट नहीं आया है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर ये इकट्ठे बैठ सके। इवन म्युनिसिपैलिटीज का कोई मीटिंग पॉइंट नहीं है, अलग अलग शहरों में काम कर रही हैं। अब अगर सब अपने अपने हिसाब से ही प्लानिंग करने लग पड़े और इंप्लीमेंट करने लग पड़े टोटली, तो डिस्ट्रिक्ट में जो एक छोटी यूनिट है हैप-हजार्ड डेवलपमेंट नहीं आ जाएगा, कनेक्शन नहीं होगा। तो एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई गई है ताकि एक तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का एक मीटिंग पॉइंट हो, और ये करेंगे क्या, डिस्ट्रिक्ट की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एक प्लान प्रिपेयर करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट को प्रपोज कर देंगे। हालांकि ये रिकमेंडेटरी नेचर है, बाइंडिंग नहीं है। क्लियर? सो है क्या गेम सर? कॉम्पोजिशन, मैनर ऑफ इलेक्शन सब स्टेट लॉ प्रोवाइड करेगा, लेकिन एक शर्त है जहां पे क्रिटिकल क्वेश्चन बनेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट ये है, जो भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की ओवरऑल स्ट्रेंथ है उसके 4/5 मेंबर वो कहां से चुने जाएंगे, जिला परिषद और जितनी भी म्युनिसिपैलिटीज हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आई रिपीट, डिस्ट्रिक्ट में एक तो जिला परिषद होगी और म्युनिसिपैलिटी होगी, हो सकता है 2-3 शहर हो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो सारी म्युनिसिपैलिटीज, तो इनके मेंबर आपस में से इलेक्ट करेंगे डीपीसी के मेंबर को। आई रिपीट, डीपीसी के कम से कम 4/5 मेंबर वो जिला परिषद और म्युनिसिपैलिटीज के मेंबर आपस में से इलेक्ट करेंगे फ्रॉम अमंग देमसेल्फ। तभी तो रूरल बॉडी और अर्बन बॉडी का मीटिंग पॉइंट बन जाएगा। रेस्ट वो स्टेट लॉ डिसाइड करेगा कैसे करना है, हो सकता है नॉमिनेशन कर दें। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? तो डीपीसी में मेंबरशिप किसकी है, जिला परिषद एंड म्युनिसिपैलिटीज। रह जाएगा याद? ओके। आर्टिकल 243ZE मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं कुछ पुराने, वहां पर सेम चीज के लिए, इलाके की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है सर, वही काम करेगी, वही स्टेट लॉ डिसाइड करेगा क्या कॉम्पोजिशन होना चाहिए, मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है। लेकिन यहां पर कॉम्पोजिशन की शर्त डिफरेंट है। तो यहां पर शर्त है कि जो भी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमीशन की, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की ओवरऑल स्ट्रेंथ है उसके 2/3 विल बी इलेक्टेड फ्रॉम अमंग देमसेल्फ। किसमें से? एक म्युनिसिपैलिटीज जितनी भी है उस इलाके के अंदर, और दूसरा सीधा याद करो सरपंच। एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है, उसमें म्युनिसिपैलिटी है, उसके सारे मेंबर, और दूसरा जितनी भी पंचायतें हैं उनके सरपंच, पंचायत मेंबर नहीं सरपंच, वो आपस में से 2/3 कॉम्पोजिशन चुनेंगे। रेस्ट स्टेट लॉ डिसाइड कर देगा, नॉमिनेट करने हैं या इलेक्ट करने हैं। एनी डाउट? एनी डाउट? तो इसका ना इन 2 चीजों में अगर आप याद करना चाहें, बाकी सब तो हैंडल हो जाएगा सुन के भी, बस ये जो कॉम्पोजिशन है ये क्रिटिकल है, तो इसको थोड़ा रट्टा लगा लीजिएगा। क्लियर यहां तक? लाउडर? हाँ ये देखो, ठीक है। देखो ये सब क्या गेम है ना, अगर थोड़ा वही, मतलब अभी हम थोड़ा एमसीक्यू फोकस कर रहे हैं, जैसे अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझना चाहें तो देश में कभी हुआ करता था प्लानिंग कमीशन एट सेंट्रल लेवल, फिर उसके नीचे हर स्टेट में थे स्टेट प्लानिंग बोर्ड्स, तो उसके नीचे क्या था, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। तो ये कुछ ऐसे सजेशन देंगे जैसे मान लीजिए यार इकट्ठे बैठ गए कि यार हाँ भाई पिंडा वाले बताओ, तुसी दसो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केड़े केड़े पिंडा तक पहुंच चुकी है। फिर अर्बन वाले कहेंगे यार एक स्टेट हाईवे वाला प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, तो प्लान बनाएंगे इनको कनेक्ट कर दें, फार्म से मंडी तक का रोड क्लियर हो जाए। सीवरेज कितने तक आ गई है, अगले चलते हैं। फ्लाईओवर्स कहां बने कहां ना बने, असल में इनको प्लान करना है, और फिर ये हैंडओवर करेंगे किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन क्योंकि ये रिकमेंडेटरी नेचर है,
तो सरकार चाहे इनके प्लान को माने या ना माने, जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। पर सर ये सब कुछ इंप्लीमेंट हो नहीं रहा है। तो वही वाली गल के भाई जे बादल साहब आ गए फिर तो लंबी हल्के टाणियां जानियां जी सड़क वो भी पक्कियां होणगियां, तो पटियाले इलाके इतना काम नहीं हो रहा। कैप्टन साहब आ गए तो फिर पटियाले के फवारे चौंक से तुहानू पेरिस वाली सड़क मिलणगियां, दूजे पासे नहीं हो रहे। तो इन सबको बहुत ज्यादा सरकार इनकलकेट कर नहीं रही, वो अलग बात है। ठीक है यहां तक? चलिए सर। क्या चीज? कौन सी यूटी? हाँ हाँ, म्युनिसिपल काउंसिल तो पंजाब में भी है, नहीं यूटी में भी है, ये स्टेट और यूटी दोनों पे लागू होता है। यूटी क्या कहना चाह रहे हो आप? तो यूटी का सरपंच होगा क्यों? यूटी का सरपंच होगा क्यों ये बताओ? यूटी का तो सीएम नहीं होता। पूछिए पूछिए, पूछना क्या चाह रहे हो? कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आपके डिस्ट्रिक्ट है, वो बठिंडा दूर, ठीक है, चंडीगढ़ यहाँ, तो आपस में रोल ही नहीं है। हाँ आप ये पूछिए कि पंचायती राज ये म्यूनसिपैलिटी के यूटी में इंप्लीमेंट होता है या नहीं होता? तो आपने पढ़ा है आर्टिकल 243M, तो क्या हमने वहां पे ये पढ़ा कि इट विल नॉट बी इंप्लीमेंटेड इन यूटीज? तो यूटी में ये इलेक्शन कराए जाएंगे। यूटी में अगर शहर है तो सर आपकी म्यूनसिपैलिटी भी होगी, और अगर यूटी की जुरिस्डिक्शन में कोई गांव आता है तो आप पंचायतें भी बनाएंगे। तो ये यहां पर भी लागू। क्लियर यहां तक? ओके चलिए सर ये लास्ट चीज है, इसको आप थोड़ा नोट से कवर करेंगे। बेसिकली मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये एक कंफ्यूजिंग एरिया वो ला सकते हैं। लाइक देयर आर अदर बॉडीज अदर देन म्यूनसिपैलिटीज जो म्यूनसिपैलिटी जैसा काम करते हैं, तो अलग अलग स्पेसिफिक एरिया की नीड के मुताबिक आप अलग से कुछ अथॉरिटी ला सकते हैं। जैसे टाउन एरिया कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट, स्पेशल पर्पस एजेंसी। जैसे कंटोनमेंट बोर्ड, इससे समझ में आएगा आपको। कैंट एरिया होता है, तो कैंट एरिया अंबाला कैंट, दिस कैंट दैट कैंट। तो कैंट एरिया वो है जहां डिफेंस के भी पर्सोनल्स हैं और सिविलियन पॉपुलेशन भी है। तो इस एरिया के अंदर सिविलियन पॉपुलेशन के लिए म्युनिसिपैलिटी का काम करने के लिए एक कैंटोनमेंट बोर्ड बनाया जाता है। क्लियर? और ये बहुत यूनिक है, इसको याद करके चलिएगा। कंटोनमेंट्स एक्ट 2006 के अंदर आता है, और ये अकेली म्युनिसिपल टाइप की बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। तो अगर इनमें से कोई भी पूछ लेंगे मिनिस्ट्री, बाकी सब स्टेट लॉ अच्छा ये बनी भी सेंट्रल एक्ट के थ्रू है, ये सीधा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आएंगे। और कंटोनमेंट बोर्ड का जो जो प्रेसिडेंट होगा वो हमेशा एक्स ऑफिशियो आर्मी कमांडर होंगे, जो भी उस एरिया के कमांडिंग ऑफिसर हैं आर्मी के या और कोई फोर्स के, वो इसके चेयरपर्सन होंगे। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, तो ये थोड़ा सा आप नोट्स में से कवर कर लीजिएगा प्लीज, कोई डाउट आता है तो पूछिएगा। जैसे नोटिफाइड एरिया कमेटी है, अब इन सब में आपको याद क्या रखना है, जैसे नोटिफाइड एरिया कमेटी कहां है? जहां रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो वहां पर नोटिफाइड एरिया कमेटी आ जाएगी। या फिर टाउनशिप, एनीबडी हु इज फ्रॉम और बीन टू नंगल, नंगल मैं कभी कोई नहीं गया, ब्यूटीफुल प्लेस, यू बीन टू देयर, तो वहां पर आपने लिखा देखा होगा बहुत जगह नंगल टाउनशिप, नंगल। तो टाउनशिप क्या है? बेसिकली टाउनशिप है ये अराउंड पीएसयू होती है, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और उसमें बहुत एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उनको रेजिडेंशियल टाइप की फैसिलिटी और अदर म्युनिसिपल टाइप की फैसिलिटी देने के लिए क्या है, आप टाउनशिप क्रिएट करते हैं। क्लियर यहां तक? एनी डाउट प्लीज आस्क। हाँ जी, फर्टिलाइजर वाला भी है वहां पे, एग्जैक्टली। हालांकि वो डैम की वजह से ज्यादा है, जो नंगल डैम एरिया जाता है। ओके ओके।
बठिंडा रिफाइनरी ऑल्सो हैव टाउनशिप। ग्रेट सर, ग्रेट, ठीक है, बिल्कुल होगा। हाँ जी। अंबाला कैंट है, अंबाला कैंट में कंटोनमेंट बोर्ड बना होगा, ठीक है। तो उस कंटोनमेंट बोर्ड का जो चेयरपर्सन होगा वो इलेक्टेड नहीं होगा सर, जो भी उस आर्मी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन रहेंगे। क्लियर? मतलब ये वो एरिया है जहां पे मतलब एक आध क्वेश्चन इनकाउंटर हो सकता है, या वो कंफ्यूजन के लिए यहां की स्टेटमेंट ला सकते हैं। तो हम अपना रिस्क कवरेज बढ़ा रहे हैं, रिस्क कवरेज बढ़ा रहे हैं। एनी डाउट? ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं और फिर यूनियन टेरिटरी। थैंक यू। चलिए, चलो भी चल फास्ट। Now we are covering union territories. We'll be covering basic constitutional premise of union territory. Concept क्या है, provisions क्या है, then special focus on NCT of Delhi, उसका कुछ current affair, और साथ में जम्मू एंड कश्मीर यूटी और उसकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज की क्या पावर है। क्लियर? तो कुछ कनेक्शन से हैं वो ड्रॉ कर लेंगे, इजीली स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, सो वी बिगिन विद यार व्हाई यूटी। द वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाई वी क्रिएट यूटी। जैसे स्टेट्स हैं तो स्टेट बना के रखो, बात खत्म हुई। यूनियन टेरिटरी बनाने का क्या मकसद है? किसकी कनेक्टिविटी? हाँ जी, चलिए ठीक है, ओके ओके, नियरर और ओके ओके, व्हाट एल्स व्हाट एल्स व्हाट एल्स। जैसे चंडीगढ़ है तो क्यों बिना मतलब यूटी? पंजाब या हरियाणा में स्टेट बना दो, और दोनों मांग भी रहे, ये नहीं कहेंगे। ओके ओके ओके, चलिए समझ लेते हैं। सी, एक तो यूटी अगर शुरुआती बात करें, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, ग्रुप ABCD सिस्टम abolished, and we came up with the twofold classification of our territory, states or UT. As per Article 1, territory of India, so it covers states, UTs and any other acquired territory as well. लेकिन लार्जली जो भी हमारे पास टेरिटरी होगी, अब हमारी टू फोल्ड क्लासिफिकेशन है, स्टेट है या यूटी है। जो एक्वायर्ड टेरिटरी भी है वो आज या तो स्टेट है या यूटी है। क्या? लाइक गोवा स्टेट, दादर नगर हवेली दमन दीव अभी भी यूटी है। सो डिफरेंट यूटी के पीछे डिफरेंट रीजन है, दो चीजें समझना। एक तो स्टेट से डिफरेंट कैसे है यूटी, तो यूटी स्टेट से फेडरल रिलेशनशिप शेयर नहीं करती है ही यूनियन टेरिटरी। टेरिटरी इलाका, किसका इलाका? यूनियन का इलाका, भाई का इलाका, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड है सीधी की सीधी। तो जो डिवीजन ऑफ पावर है सेंटर और स्टेट के बीच में, वो आपको यूटी में देखना। हालांकि कुछ यूटी को स्पेशल स्टेटस दे दिया, लाइक दे विल बी हैविंग लेजिस्लेचर, दे विल बी हैविंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लाइक दिल्ली, लाइक JNK, पुडुचेरी भी है, 3 यूटीज ऐसी हैं, लेकिन स्टिल दे आर अंडर द कमांड ऑफ सेंटर। प्रेसिडेंट इनके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होंगे। क्लियर है यहां तक? देन इट कम्स टू, पर सारी यूटीज ना तो एक तरीके से एडमिनिस्टर होती हैं, और सारी यूटीज को बनाने के पीछे एक रीजन भी नहीं है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रीजन है। जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, ये है इनकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से। ओके, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आप अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को देखें तो ये हमारी मेनलैंड टेरिटरी से कई नॉटिकल माइल आगे जाकर सी में पड़ती हैं। तो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है भाई, देश की सिक्योरिटी यहाँ बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। कोई भी खतरा एयर या सी के थ्रू आपके तरफ आ रहा है तो आप प्रोएक्टिवली हैंडल कर पाएंगे। आप इजराइल से अवाक्स सिस्टम लेके आए हैं, रडार सिस्टम है, कहाँ तो आपने चेन्नई में लगाया होता, उतनी रेंज कम हो जाती, आप लगा दो जाके अंडमान में। तो आप कहो सर स्टेट बना के भी तो कर सकते हैं। सर तब सेंटर और स्टेट रिलेशन टसल में आएंगे, और पॉपुलेशन वाला फैक्टर है, यहाँ पे आबादी इतनी नहीं है, इनहैबिटेड आइलैंड्स है, तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ही है। देन इट कम्स टू लाइक कल्चरल आइडेंटिटी, दो याद कर लीजिए, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, और साथ में पुडुचेरी भी। मतलब इंडो फ्रेंच ट्रीटी की एक शर्त तो ये भी थी कि कल्चरल और ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी इंटैक्ट रहेगी, उसको इंपैक्ट नहीं करेंगे आप एक्वायर करने के बाद।
तो वो कल्चरल आइडेंटिटी बरकरार रहे तो आपने यूटी बना रखा है। फर्दर इट कम्स टू चंडीगढ़, पॉलिटिकल रीजंस। चंडीगढ़ के बारे में आप डिस्प्यूट मत कहिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि दो स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी तो आप यूटी बना दो, ऐसा तो पता नहीं कितनी बन जाएंगी। हाँ, एक ही होगी, अगर अलग अलग लिखी है तो आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब ये कब कब थी वो मैं डाल रहा हूँ, 2019 बोथ मर्ज्ड इनटू वन, अब ये एक ही यूटी है। सो पॉलिटिकल रीजंस क्या थे भाई, जब यहाँ सब ट्राइफिकेशन चल रहा था, मतलब पहले तो बाइफर्केशन पंजाब और हरियाणा का, तो बोले यार मिड में एक अपॉर्चुनिटी का हब क्रिएट करेंगे। तो फिर क्या, एक यूटी, अब उस पे स्टेट के पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि आप लेक आबूजियर को अफोर्ड कर पाए और फिर एक सिटी डेवलप करें। सेंटर के रिसोर्स लगने थे, सेंटर ने कहा ठीक है हम रिसोर्स लगाएंगे तो यूटी के तौर पे लगाएंगे। क्लियर। फर्दर यू कम टू दिल्ली, हिस्टोरिकल रीजन, सीट ऑफ पावर। दुनिया भर में आप दिल्ली, मोस्ट फेडरल कंट्री यूएस, वॉशिंगटन डीसी, वो भी आपको यूटी जैसा कॉन्सेप्ट मिलेगा। सीट ऑफ पावर, कैपिटल सिटी, और आज से नहीं 1911 के बाद तो कॉन्टिन्यूअसली, तो इसलिए सेंटर की कमांड में होना चाहिए, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। फर्दर जेएनके, इसका रीजन तो आप सीधा सीधा याद कर लीजिए। जेएनके को दो यूटी में चेंज किया गया, एक यूटी ऑफ लद्दाख एंड यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर। तो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में सीधा फैक्टर बताया है बिकॉज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम फ्यूल्ड बाय क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इतने सालों से बोले इंटरनल सिक्योरिटी संभल नहीं रही है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चल रहा है, तो अब हम सेंटर कमांड में ले रहे हैं। तो अमित शाह जी का तो ये ओपन स्टेटमेंट भी है कि जैसे ही नॉर्मलसी आएगी हम स्टेटहुड वापस कर देंगे। क्या? और लद्दाख के पीछे क्या रीजन है? लद्दाख यार मतलब कि वो बिना मतलब पिस रहा है, तो लद्दाख का ये कहना कि यार एक तो एक्सट्रीमिज्म हमारे इलाके में है नहीं, तो और ऊपर से जेएनके के रिसोर्सेज जेएनके में लग रहे हैं, लद्दाख में लग नहीं रहे हैं, वो इंटरनल सिक्योरिटी में सब कुछ जा रहा है। तो बोले हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी लद्दाख के लोगों की, लोकल एस्पिरेशंस, उनको पूरा करने के लिए, डेवलपमेंटल नीड को कैटर करने के लिए इट इज कन्वर्टेड इनटू यूटी। तो डिफरेंट यूटीज, डिफरेंट रीजंस। क्लियर यहां तक? हाँ जी, हाँ स्टार्टिंग में देखा कि लिंग्विस्टिक प्रोटेक्शन देने के लिए स्टेट्स भी बने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्टेट्स का हिस्सा बना देते वैसे भी तो अगर किसी स्टेट का हिस्सा बनाते तो जो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है शायद वो थ्रेटन हो जाती, उनकी तो यूनिक है ना। अब उनको स्टेटहुड क्यों नहीं दिया? इसके साथ साथ फिर क्या है, इसके साथ साथ ये है कि छोटा इलाका है, ठीक है, क्योंकि फिर आप फजल अली कमीशन की रिपोर्ट याद करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक वायबिलिटी भी आपने देखनी है, तो वो वायबिलिटी आपको नजर नहीं आ रही थी। दिस इज द प्रॉब्लम। तो छोटी यूनिट है, यूटी के तौर पे हो जाएगा। क्लियर यहां तक? जैसे अब चंडीगढ़ सिटी है, ठीक है, लार्जली अ सिटी, हालांकि कुछ गांव भी आते हैं इसकी जुरिस्डिक्शन में, बट आप सोचेंगे इसको स्टेटहुड देके फिर आप कैसे वायबल करोगे? ये इकोनॉमिक वायबल नहीं होगी। वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, अभी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि नहीं मिला सकते हैं, मिला सकते हैं, और स्टेट्स की डिमांड भी है, लेकिन अभी वो डिसीजन नहीं लिया जा रहा। कंटिन्यू विद यूटी। क्लियर? जो आप पुडुचेरी या जैसे पुडुचेरी का केस ले लें आप, कि हम कहें उसको मिला दीजिए। पुडुचेरी आई बिलीव यू नो कि 4 यूनिट्स हैं, माहे, यानम, कराईकल, पुडुचेरी, और ये 3 डिफरेंट स्टेट में पड़ता है। तो आप जहां जहां मर्ज करेंगे, बोले यार हमारी आइडेंटिटी गई, इस केस में तो क्लियर कट आइडेंटिटी वॉश आउट हो जाएगी। क्लियर यहां तक? ये चीज है। चलिए, ओके, सो राइट नाउ ये याद रखिएगा, 28 स्टेट, 8 यूटीज हमारे पास हैं। देन इट कम्स टू हाउ जनरली यूटी ऑपरेट्स। लाइक एज वी से कि आप कुछ एक्सेप्शन छोड़ दें तो यूटी में लेजिस्लेचर भी नहीं है, एग्जीक्यूटिव भी नहीं है। तो फिर यहां पर जो 3 हेड हमने पढ़े हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और इवन जुडिशियल, वो किस तरीके से ऑपरेट होते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव हेड हैं प्रेसिडेंट। अदरवाइज स्टेट में एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? गवर्नर साहब। यहां पे प्रेसिडेंट होंगे, एंड ही इज और शी इज रिप्रेजेंटेड हियर बाय सम पोस्ट दैट मे बी कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटर और मे बी एलजी, लिeutenant गवर्नर।
दिस अथॉरिटी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, दे वर्क ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ओनली। तो प्रेसिडेंट साहब हेड हैं और एग्जीक्यूटिव लाइक जो भी यहां पर होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे, और इनके नीचे फिर सारी ब्यूरोक्रेसी है वो अपना काम चला रही होगी, और यहीं पर पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटी वो भी लागू कर देंगे। तो लोकल डेमोक्रेसी वैसे भी स्टैब्लिश हो जाएगी यहां पर। तो एक क्वेश्चन क्या याद रखना है, हु इज द हेड? दैट इज नॉट द एलजी, द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ अ यूटी इज प्रेसिडेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो यहां पर अपना, जिन यूटीज में लेजिस्लेचर नहीं है वहां पर अपना कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी नहीं है। तो सारे डिसीजन कौन ले रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, और जितनी पावर डेलीगेट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर को उतनी पावर ये यूज कर लेंगे। क्लियर? देन कम सर लेजिस्लेचर। अब जिन यूटीज में अपना खुद का लेजिस्लेचर नहीं है, अगर वहां पर लॉ की नीड पड़ जाए, तो वैसे भी पार्लियामेंट के लॉज सारे स्टेट और यूटी पे लागू होते हैं, वो तो लागू होंगे। इसके अलावा किसी स्पेसिफिक यूटी की लेजिस्लेटिव नीड के लिए पार्लियामेंट इनेक्टमेंट कर सकता है, पार्लियामेंट लॉ ला देगा। लेकिन एक और चीज यहां पर है, प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया है, प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू मेक रेगुलेशंस। बस ये एक पॉइंट याद कर लीजिए। तो यूटी की बहुत सारी लेजिस्लेटिव नीड, उसके लिए एक्ट भी पास करने की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट एक रेगुलेशन बना देंगे, जैसे लॉ लागू होता है वैसे ही यूटी के अंदर वो रेगुलेशंस लागू हो जाएंगे। तो स्पेसिफिक नीड ऑफ यूटी फॉर लॉ दैट मे बी एड्रेस्ड थ्रू प्रेसिडेंट्स रेगुलेशंस। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? ओके, देन कम्स जुडिशरी। सो जुडिशरी के लिए क्या है सर? पार्लियामेंट। यहां पे प्रेसिडेंट नहीं है, ये याद रखिएगा। पार्लियामेंट बाय लॉ मे प्रोवाइड ओन हाई कोर्ट, पहला, या तो यूटी को उनका सेपरेट हाई कोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर जो एडजेसेंट स्टेट है उसके हाई कोर्ट में मर्ज कर देंगे। दोनों प्रोविजन पॉसिबल है। और कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड करेगी। तो जैसे अभी तक जब जेएनके नहीं बना था यूटी, उससे पहले हिस्टोरिकली ओनली दिल्ली वाज द यूटी जिसका अपना सेपरेट हाई कोर्ट है। इसके अलावा बाकी सारी यूटीज किसी ना किसी हाई कोर्ट के साथ मर्ज कर दी जाती। वो हमने क्वेश्चन पे प्रिपेयर कर लिया, कौन सी यूटी कहां पे, किसके अंडर? जैसे चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ कम्स अंडर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। जम्मू एंड कश्मीर के बाद अब जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट वो लद्दाख और जेएनके यूटी के लिए हाई कोर्ट के तौर पे सर्व कर रहा है। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो अपना हाई कोर्ट भी हो सकता है, कौन देगा? पार्लियामेंट देगी, या फिर एडजेसेंट स्टेट के साथ मर्ज कर देंगे बाय पार्लियामेंट्री लॉ। इसके नीचे सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बना देंगे। जैसे जहां आप प्रीमाइस में बैठे हैं, तो यहीं आप बाहर निकल के जाएंगे तो आपको चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिल जाएगा। तो उसकी जुरिस्डिक्शन है चंडीगढ़ की, क्योंकि पंचकुला कोर्ट अलग है, मोहाली कोर्ट अलग है। क्लियर यहां तक? वो चंडीगढ़ के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट से केस आया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, सेम अलाइनमेंट। यार आपने दिल्ली में तो कई सारे हैं ना, बस चंडीगढ़ छोटा है तो एक कोर्ट से काम चल गया इनका। तो आपने कभी सुना है दिल्ली के अंदर लाइक 30 हजारी, पटियाला हाउस कोर्ट, साकेत, कड़कड़ डूमा कोर्ट, सुना है कभी ये सारी टर्म्स? तो दिल्ली की पॉपुलेशन ज्यादा है तो इसलिए वहां पर बहुत सारे जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सब उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट के नाम है। फिर ऊपर हाई कोर्ट, ऊपर सुप्रीम कोर्ट। क्लियर यहां तक? एनी डाउट? ओके, देन वी कम टू, ये वही क्वेश्चन है, बस एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा, कौन सी यूटी किसके अंडर आएगा, हम कर चुके हैं। देन वी कम टू एनसीटी ऑफ दिल्ली। सबसे पहला फैक्ट, बाय 69th Constitutional Amendment 1991, Article 239AA was added. Most important fact, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया है? सो इट इज 69th Constitutional Amendment 1991 itself. और दिल्ली का जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं उसका जो पावर सोर्स है वो है आर्टिकल 239AA। इसके थ्रू क्या किया गया है? इसके थ्रू बेसिकली 70 MLA का एक लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट की गई है।
जस्ट इमेजिन, हरियाणा बिगर टेरिटरी 90 MLA, दिल्ली 70 MLA। नाउ इट कम्स टू, यहां पर एक और शर्त है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, अच्छा ये बताइए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है इन लोकसभा? 15%, इन स्टेट्स 15%, दिल्ली के लिए शर्त है 10% की। यहां पे सिर्फ 7 मिनिस्टर ही हो सकते हैं 10% की ऑपरेशनैलिटी के बाद। क्लियर यहां तक? ओके, देन वी कम टू सर, सीएम एंड अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जो हेड ऑफ यूटी हैं ये एलजी नहीं होंगे या एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होंगे, प्रेसिडेंट होंगे सीधा। तो बस ये कंफ्यूजन मत रखिएगा, कभी भी अगर दिल्ली में सीएम अपॉइंट होगा वो किसकी अथॉरिटी में होंगे? प्रेसिडेंट की अथॉरिटी में। अगर आपने उनको एलजी से ओथ लेते हुए देख लिया तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपने प्रेसिडेंट कहना, क्योंकि प्रेसिडेंट किसी के भी थ्रू ओथ दिला सकता है। या जैसे पीछे हुआ था जब केजरीवाल साहब को जेल हुई, पहले तो उन्होंने जेल में रह के बोले यहीं से चलाऊंगा, नहीं दे रहा रिजाइन, नहीं दे रहा रिजाइन। उसके बाद आतिशी मैम को बनाया गया सीएम। तो फिर न्यूज़पेपर में अगर आपने पढ़ा हो तो याद कीजिए कि प्रेसिडेंट हैज अपॉइंटेड आतिशी मार्लेना एज द सीएम ऑफ दिल्ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिल्ली में सीएम एंड अनदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अथॉरिटी। क्लियर यहां तक? ओके, देन अब आ जाइए दिल्ली के ऑपरेशन। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव रिलेशंस किस तरीके से डिजाइन है। अब क्योंकि मैंने कहा कि सेंटर की कमांड में है, अगर दिल्ली को आपने लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे भी दिया तो भी बहुत सारी पावर कंसंट्रेटेड है एट द हैंड ऑफ सेंटर। जैसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो ये कि वी आर हैविंग शेड्यूल 7, वी आर हैविंग 3 लिस्ट कॉल्ड यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट के टॉपिक पे स्टेट लॉ बनाता है। नॉर्मली पार्लियामेंट इनक्रोच नहीं कर सकता है, कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांस में करेगा, वो हम सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे। तो स्टेट लिस्ट की एंट्रीज पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट लॉ बनाएगा। लेकिन यहां पर 3 टॉपिक स्टेट लिस्ट के स्पेसिफिकली रिजर्व हैं फॉर सेंटर, दैट आर पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड। ये तीनों टॉपिक ले लिया, ये एक्सक्लूसिवली रिजर्व है, इनके ऊपर दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ नहीं बना सकती है। कौन कौन से टॉपिक हैं? पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड। दैट्स व्हाई दिल्ली पुलिस डजंट कम अंडर दिल्ली गवर्नमेंट। बहुत डिमांड करते थे कि पुलिस हमारे अंडर दे दीजिए जी, हम 2 मिनट में सब कुछ ठीक कर देंगे जी। हट, कुछ नहीं मिलना तेन। ये प्रॉब्लम अभी की नहीं है। देखिए, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो लाइक निर्भया केस हैपेंड, और उस वक्त मैडम शीला दीक्षित वाज सीएम। तो ऐसा ना उनका तीसरे दिन घेराव हो रहा था और वही सारी चीजें कि सर महिला रहते हुए आपके यहां हो गया, तो यार ये सब। तो एक दिन, अच्छा सेंटर में भी कांग्रेस थी तब, तो एक बार उन्होंने भी तंग आके कह दिया था कि मुझसे क्यों सवाल पूछते हो, मैं तो एक कांस्टेबल का ट्रांसफर तक नहीं कर सकती, जाके होम मिनिस्टर से पूछो। तो टेक्निकली होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है दिल्ली पुलिस, क्योंकि सेंटर में किसी को तो चार्ज दोगे, आपने होम मिनिस्ट्री को दे रखा सर, तो ट्रांसफर पोस्टिंग सब होम मिनिस्ट्री कर रही है। क्लियर? तो 3 टॉपिक याद रह जाएंगे, दैट इज पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड। ये तो गए जी एक्सक्लूसिव, जाने दो। तो जो बाकी टॉपिक बचे उस पर दिल्ली विधानसभा भी लॉ बना सकती है, और जरूरत पड़ने पर फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है। तो क्या मैं ये कुछ इन्फ्रेंस निकाल लूं यार वैसे ही कि दिल्ली में स्टेट लिस्ट इज बिहेविंग लाइक कॉन्करेंट लिस्ट, एंड मोर सो, क्योंकि 3 टॉपिक भी निकाल लिए उन्होंने। हाँ जी, हाँ, जो बहुत मेन है, एग्जैक्टली मेन। ओके, सी मैं बताता हूं, देखिए क्या है। अब ये थोड़ा एक बिगर इशू भी है, अगर आप मेंस की तरफ जाएंगे तब हम ऐसी चीजें प्रिपेयर करते हैं। जैसे अगर आप पॉलिटिकल मैनिफेस्टो देखो ना, जब दिल्ली में सरकार पॉलिटिकल पार्टी लड़ती हैं तो सारे के सारे कहते हैं हम स्टेटहुड के लिए फाइट करेंगे। आम आदमी पार्टी भी कहेगी, बीजेपी भी कहेगी, वो लोकल एस्पिरेशंस के लिए हैं।
लेकिन दिल्ली को स्टेटहुड नहीं दिया जा रहा। जैसे मैंने पहले भी कहा यार, दुनिया भर में कैपिटल सिटी इज लाइक इन सेंट्रल कमांड, तो सेंटर की कमांड होनी जरूरी है, सीट ऑफ पावर है सर। तो अगर आपको कमांड रखनी है तो आपको ज्यादा टॉपिक्स अपने कब्जे में लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले कमांड रखने के लिए आप पुलिस ही उठा लीजिए यार। लॉ एंड पुलिस जैसे ही आएगी लॉ एंड ऑर्डर हाथ में आ जाएगा, तो आप रेगुलेट कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। लैंड मैनेजमेंट, पब्लिक ऑर्डर, तो ये सब इसलिए हैं। ये दिल्ली के स्टेटहुड पे क्वेश्चन क्यों है मैम? वो इसलिए कि यार इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। सारी एम्बेसीज, पार्लियामेंटेरियन, आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वो सब वहां बैठे हैं। तो ये भी प्रॉब्लम है कि अगर आप इसको सेंट्रल कमांड में नहीं देंगे तो शायद हैंडल ना हो पाए। अभी तो यहां पर सेंट्रल फोर्सेस की भी अच्छी खासी प्रेजेंस है। आप सोचो कितना स्पाइंग वर्क चल रहा होगा दिल्ली के। तीसरे दिन तो बग मिलता किसी मिनिस्ट्री के अंदर। इजराइल एम्बेसी की गाड़ी दिन दहाड़े उड़ा दी थी दिल्ली के अंदर, और लोग कहां से आए कहां चले गए किसी को पता भी नहीं लगा। बाद में कहते रहे ईरान से आए थे, ईरान से आए थे। ये भी हुआ है, 5-7 साल पहले की बात है। तो आपको ये सब हैंडल करने के लिए कमांड अपने हाथ में लेनी है। दैट्स व्हाई आपने पुलिस हाथ में लिया, बाकी चीजें हाथ में ले रखी हैं। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? एनी डाउट? यार दिल्ली सिर्फ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम ये दावा कर रहे हैं ना कि हमें ग्लोबल पावर बनना है, तो आप सोचें कि कल दिल्ली विल बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द वर्ल्ड। इधर दिल्ली और बीजिंग, एशिया से दो ही ऑप्शन है। क्लियर है यहां तक? चलिए, देन वी कम। अच्छा, ये सारा हो गया सर, स्टेट लिस्ट एंड ऑल दैट थिंग। देन फर्दर एलजी कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस विद परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। फैक्ट्स याद कर लीजिए। अब जो समझने वाली चीज है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज रिलेशन ऑफ एलजी एंड सीएम। तो अभी तो सब कुछ शांत है क्योंकि बीजेपी ही सेंटर में है, बीजेपी ही स्टेट के अंदर है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जब केजरीवाल साहब की सरकार थी 10 साल लगभग, तो आपने लगातार ये देखा होगा एलजी वर्सेस सीएम। सो मच सो दैट कि एक बार केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में बड़े बड़े फ्लैक्स लगवाए कि प्लीज प्रधानमंत्री जी हमें अपना काम कर लेने दीजिए। यार वो वाली रील तो देखी होगी, बहुत वायरल है कि तब से कह रहा हूं मैं करूंगा तो करना। देखिए वाली रील, वो इन्हीं मैटर्स के ऊपर है कि हमारे डिसीजन को इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहे एलजी। तो ये टसल की वजह क्या है, कहां से आते हैं? तो पावर्स के अंदर कुछ होगा। तो आज तीनों को एक साथ कंपेयर करते हैं। द रिलेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द रिलेशन ऑफ गवर्नर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड नाउ द रिलेशन ऑफ दिल्ली एलजी एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जरा मुझे याद करके बताइए, आर्टिकल 74 में क्या लिखा है? चलो, प्रेसिडेंट इज कंप्लीटली ड्यूटी बाउंड विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसी की सलाह पे काम करेंगे, ठीक है। बहुत लिमिटेड पावर। आप आते हैं गवर्नर की तरफ तो अब पावर थोड़ी ओपन होती है। तो वो वर्ड रिपीट यहां पे किए गए कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम टू एड एंड एडवाइस एंड गवर्नर शैल एक्ट अकॉर्डिंगली एक्सेप्ट क्या है वहां पे? वेयर गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट अपॉन डिस्क्रिशन। तो गवर्नर को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी दे दी गई है, जैसे आर्टिकल 200 रिजर्विंग द बिल टू सेंड द रिपोर्ट फॉर प्रेसिडेंशियल रूल। तो अब गवर्नर ज्यादा सिक्योर्ड है एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट वीजा विज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओपननेस आ रही है, डिस्क्रिशन आ रही है। क्लियर यहां तक? अब आइए तीसरा स्टेज। ये सारी वर्डिंग रिपीट हो रही है। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय दिस, ठीक है, टू एड एंड एडवाइस द एलजी हु शैल एक्ट एक्सेप्ट वेयर ही हैज टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन। अब एक स्टेप और आगे बढ़े और यहां पर लिख दिया केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो गेम ये कि अगर कभी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया एलजी और सीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में, तो अब एलजी विल रेफर द मैटर टू द प्रेसिडेंट एंड विल एक्ट अकॉर्डिंगली। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में एलजी
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नहीं सुनेगा बल्कि प्रेसिडेंट के लिए भेज देगा, और जो प्रेसिडेंट कहेंगे उस अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। यहां पर एक और क्लॉज बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इन केस ऑफ अर्जेंसी, तो ये लिखा गया जहां पर एलजी वेट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वहां पर वो खुद भी डिसीजन ले सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स व्हाई एलजी इज सो पावरफुल। तो ये बताइए, प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल है कि एलजी ज्यादा पावरफुल है? एलजी पावरफुल है। गेटिंग माई पॉइंट? सो दीज आर द रिलेशंस। तो यहीं से निकलती है प्रॉब्लम। तो पहले तो इसको समझ लो अच्छे से। समझ में आ गई बात? रिपीट तो ना करूं? बस सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो सब शब्दों की टेक्निकलिटी है यार। ये ना बिल्कुल ट्रेडिशनल इंडियन वेडिंग रिलेशन है। बंदा अपनी घरवाली दे कहे ते काम करूंगा, दैट्स इट। ट्रेडिशनल इंडियन मैरिज रिलेशनशिप ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता ना मैम? ए वाला थोड़ा जवेली है। ए वाला कहना वैसे तेरे कैसे काम करूंगा, पर रोका टोका नखरे जे करी ना, जब बंदियां च बैठा हुआ खास चार सैटरडे संडे मैं अपनी डिस्क्रिप्शन ते तड़फड़ नहीं चाहिए ना मैटर्स ते। क्लियर? ए वाला योगराज सिंह एक और वैली, सॉरी सर, ये कहता ठीक है तेरे कहे तो काम करूंगा, पर कितने कितने डिस्क्रिप्शन भी है। इन्हें नाल एक सहेली भी रखी, जिथे घरवाली ना डिफरेंस ओपीनियन आता वो कहता खड़ जा उन्होंने तो पुछ लीए, ते ओदे कहे ते काम करता है। गेम समझ आ गई? नो रॉकेट साइंस एट ऑल, इट्स ऑल लाइफ। क्लियर है जी यहां तक? ओके, तो एक तो इसको याद कर लेंगे। अब प्रॉब्लम क्या आई? ठीक है, ये सब आ गया। रेफर टू द प्रेसिडेंट, डिसीजन अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट, सेंट्रल कमांड आ गई है सर, और अर्जेंट केस के अंदर। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आई दैट इसी पावर को मैकेनिकली यूज करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि लिखा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन एनी मैटर, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन एवरी मैटर। तो ये है सब पॉलिटिकल टसअप। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है, लॉज क्लियर है, लेकिन ये प्रॉब्लम है पॉलिटिकल पार्टीज का। सेंटर में बीजेपी, स्टेट के अंदर आम आदमी पार्टी, दोनों के डिफरेंट मॉडल। तो फिर एलजी की पोस्ट यूज होनी शुरू हुई कि जो फाइल आ रही है डिफरेंस ओपिनियन, चलो प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट काम कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे, तो सेंटर की रूलिंग चल रही है वहां पे। तो कुछ भी हुआ, मतलब कि डेंगू के लिए डीडीटी का छिड़काव करना है, बोले तारीख पे डिफरेंस ओपिनियन, किस तारीख से करना है। सो मच सो दैट के सीएम ने फाइल भेजी कि मुझे अपने ऑफिस में इस मिनिस्ट्री में ये वाले आईएएस ऑफिसर चाहिए, सेक्रेटरी। इज दैट डिफरेंस ओपिनियन? इसका मतलब एक सीएम अपने जो पसंद के ऑफिसर हैं उनको भी अपॉइंट नहीं कर सकता। मान लीजिए उनको चाहिए कि सर एजुकेशन मिनिस्ट्री में कोई खास आईएएस जिसका एक्सपीरियंस रहा हो, मैं रखूंगा, उस पर भी डिफरेंस ओपिनियन। तो ये बड़ा मैकेनिकल होने लग पड़ा। क्लियर है यहां तक? अब इसी की लड़ाई थोड़ी आगे चली और हम कुछ करंट अफेयर कवर कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले बस एक फैक्ट, आर्टिकल 239A भी कवर कर लीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग रहा है तो आर्टिकल 356 के थ्रू लग रहा है, ठीक है। अगर दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो आर्टिकल 239B के अकॉर्डिंग लगेगा। तो मतलब एलजी कभी भी रिपोर्ट कर सकते हैं, या अदरवाइज भी, कि भाई यहां कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई है, प्रेसिडेंट रूल इन्वोक कर दीजिए। क्लियर?